आज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्या पढ़ना है, किन चीजों के बारे में ध्यान में रखना है, इस वीडियो में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा और किस पॉइंट के बेसिस पे, जेडब्ल्यू और नीट के पॉइंट के बेसिस पे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ड्रग्स क्या होती हैं और साथ में बात करते हैं मेडिसिन क्या होती हैं। ड्रग्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के किसी टारगेट को बाइंड करते हैं, जैसे एंजाइम्स हो गया, और एक खास तरह का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें देते हैं। सपोज आपने कोई ड्रग ली और बीपी बढ़ गया, तो बीपी क्या हुआ, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया, या हार्ट बीट बढ़ गई, या हमें नींद आ गई, तो वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया। ड्रग्स का मेन काम क्या होता है बच्चों, किसी डिजीज की पहचान करना, डायग्नोसिस करना, डिजीज को प्रिवेंट करना और उसका ट्रीटमेंट करना, ये ड्रग्स के काम है। वहीं अगर मेडिसिन की बात करूं मैं, तो ड्रग्स मेडिसिन का एक हिस्सा है। मेडिसिन में ड्रग्स के अलावा बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बल्किंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, स्वीटिंग एजेंट हो गया। तो इन सबको मिलके हमें एक कंज्यूमेबल फॉर्म बनानी होती है या फार्मास्यूटिकल फॉर्म बनानी होती है, जिसको हम बोलेंगे मेडिसिन। तो क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। मोस्टली 4 तरह से हम ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब होता है कि ड्रग किसी पर्टिकुलर इफेक्ट को शो करे, जैसे एनाल्जेसिक हो गया, एंटासिड हो गया, एंटी हिस्टामाइन हो गया, ये सब क्या हुए, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का हम ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज ए बायोलॉजिकल चेंजेस और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग्स इन द बॉडी। तो देखो बच्चों, जैसे मान लिया जाए एनाल्जेसिक, कहते हैं एनाल्जेसिक का काम क्या होता है, बॉडी के पेन को कम करना होता है। एंटीपायरेटिक क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं। एनेस्थेटिक एजेंट क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस को लॉस करते हैं, बेहोशी लाते हैं। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट करना या उनको किल करना। तो ये एक खास तरह का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जो किसी ड्रग के द्वारा किया जाता है। दूसरा हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। अच्छा, ड्रग एक्शन का मतलब होता है कोई खास तरह का पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। ड्रग हमारी बॉडी के बायोकेमिकल प्रोसेस को ही अल्टर करके अपने एक्शन को शो करती है। तो किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस को इनिबिट करना या एक्टिवेट करना, वो हुआ ड्रग एक्शन। देखो बच्चों, हिस्टामाइन क्या करती हैं, हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं। हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं और मोस्टली इन्फ्लामेशन को इनिबिट करती हैं, एसिड के सीक्रेशन को इनिबिट करती है, एलर्जिकल रिस्पॉन्स को इनिबिट करती है। तो हिस्टामाइन के थ्रू ये सारी चीजें होती है। दूसरा एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स का काम क्या होता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करना। लेकिन किस प्रोसेस से करते हैं, तो बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को इनिबिट करके। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी में बनने वाले वो केमिकल है जो पेन, टेम्परेचर और इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन हम कम कर दें तो ये सारे एक्शन हमें मिल जाएंगे। तो इसका काम होता है एंटीपायरेटिक्स का। एंटासिड। एंटासिड क्या करते हैं बच्चों, हमारी बॉडी में जो एसिड बनता है, खासकर एसिड का बनता है, स्टफ बनता है, उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। तो यानी किस प्रोसेस के थ्रू ड्रग काम कर रही है उसको हम बोलते हैं ड्रग एक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ड्रग्स किसकी बनी होती है, केमिकल की बनी होती है। तो बच्चों ड्रग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, कोई खास तरह का ग्रुप होता है, उसी के थ्रू ड्रग अपना एक्शन शो करती है। देखो जैसे अगर हम बात करें सल्फोनामाइड्स की, तो सल्फोनामाइड्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, यानी बैक्टीरिया को किल करती है। तो बच्चों सल्फोनामाइड के जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उनमें इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सल्फोनामाइड। तो बहुत सारी सल्फोनामाइड जैसे सल्फा मिथॉक्साजोल, सल्फापिरिडीन, सल्फाडाइजिन, तो ये सारी एंटीबायोटिक में आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसी कॉमन स्ट्रक्चर की वजह से ही उसका एंटीबैक्टीरियल एक्शन शो करता है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलिन है, तो बहुत सारी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन भी पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन भी पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जी हो गया, पेनिसिलिन वी हो गया। तो जितने भी पेनिसिलिन होती है बच्चों, उनमें ये पूरा कॉमन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो इसी वजह से इनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो होती है। बस थोड़ा सा ग्रुप चेंज हो गया, जैसे यहां पर आर चेंज हो गया या यहां पर कुछ और ग्रुप चेंज हो गया। क्लियर हो गया। दूसरा हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, यानी ड्रग अपने एक्शन को किन टारगेट के थ्रू कंप्लीट करती हैं। तो मोस्टली बच्चों 3 टारगेट हमारे पास है, या तो एंजाइम के साथ बाइंड होगी,
या तो किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी या किसी डीएनए के साथ बाइंड होगी। तो ये बेसिक टारगेट होते हैं ड्रग को अपना एक्शन शो करने के। चलो अब हमारा मेन कंसर्न है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। तो टारगेट कौन से होते हैं हमारे? मोस्टली एंजाइम्स और रिसेप्टर। इन दो टारगेट को हम यहां पर प्रिंसिपल रूप से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम्स। हम सबको मालूम है हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन होती है, करोड़ों रिएक्शन होती है। कौन करता है उनको? एंजाइम के थ्रू होती है। तो बच्चों, अगर हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को या किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को ब्लॉक करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हमें उस एंजाइम को ब्लॉक कर दे तो पर्टिकुलर प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी। तो एंजाइम ड्रग के लिए प्रिंसिपल टारगेट होते हैं। देखो कैसे, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। ये सिंपल सी बात है। ये जो हमारे पास ये है इसको हम बोलते हैं एंजाइम और ये है क्या है? सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों आपस में बाइंड होंगे, लेकिन ध्यान रखना एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। जब इसका शेप है इसके साथ मिलेगा तभी जाके बाइंड होगा। उसके बाद जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है उसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है बच्चों के सबस्ट्रेट के ग्रुप में चेंज होता है, एंजाइम इनके केमिकली चेंज करता है और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में होता है और एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंजाइम सेपरेट हो जाता है। तो ये बेसिकली कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्शन करके इस तरह का काम करता है। और यहां ऊपर देखिए बच्चों, कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में। देखो, एक आयनिक बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, वंडरवाल फोर्स इंटरेक्शन भी हो सकता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एंजाइम और किसी ड्रग, सबस्ट्रेट को क्या मान लो आप इस समय? ड्रग को मान लो। तो सबस्ट्रेट एज ए ड्रग काम करेगी और एंजाइम के थ्रू इस तरह से अपना एक्शन शो करेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को बाइंड करके अपना काम कर रहा है, तो बच्चों ड्रग क्या करते हैं? उस सबस्ट्रेट को वहां से हटा के उसकी जगह में खुद बाइंड हो जाएगी और उस सबस्ट्रेट के एक्शन को ब्लॉक कर देगी। इसको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। यानी अब वो एंजाइम उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो एक पर्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा। तो ये किसने किया? ड्रग ने किया है ना। ड्रग उस सबस्ट्रेट के बदले उस एंजाइम के साथ मिल गई है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों एंजाइम इनहिबिशन। मोस्टली दो तरह का एंजाइम इनहिबिशन हमारे पास होता है। ड्रग दो तरीके से एंजाइम को इनहिबिट कर सकती है। देखो, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कंपटीशन होता है बच्चों जो पहले से सबस्ट्रेट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और जो हमने बाहर से ड्रग दी है, उन दोनों के बीच एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन होता है। तो ये हमारे पास ड्रग है तो ये भी इस एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए जाएगी और ये बॉडी के अंदर सबस्ट्रेट है, ये भी इस एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए जाएगा। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो बाइंड हो जाएगा। मान लीजिए कि ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ड्रग इस एक्टिव साइट पे बाइंड होगी। तो अब ये बच्चों सबस्ट्रेट जो है पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को नहीं कर पाएगा क्योंकि ड्रग ने यहां पर इसको बाइंड कर लिया है। तो जो रिस्पॉन्स इस सबस्ट्रेट के बाइंड होने से एंजाइम करने वाला था वो रिस्पॉन्स नहीं होगा तो ब्लॉक हो गया रिस्पॉन्स। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दूसरी बात है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो ये टेक्स्ट मैंने लिखा, ये आप पढ़ लेना। एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एलोस्टोरिक साइट। ठीक है, और अगर कोई ड्रग इस एलोस्टोरिक साइट के साथ बाइंड होती है तो वो एक्टिव साइट के शेप को चेंज कर देती है। अब बच्चों यहां पर मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है तो वो यहां पर अब बाइंड नहीं हो पाएगा। तो अगर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा तो एक पर्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से बच्चों ड्रग एंजाइम को इनहिबिट करके रिस्पॉन्स को एबॉलिश करती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है रिसेप्टर एज ए ड्रग टारगेट। एंजाइम कंप्लीट हो गया। रिसेप्टर्स वो प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं जो या तो सेल सरफेस पे पाए जाते हैं या इनसाइड द सेल पाए जाते हैं। ड्रग अपना काम रिसेप्टर के थ्रू भी कर सकती है, यानी रिसेप्टर के थ्रू एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को कम कर सकती है या ज्यादा कर सकती है। इस रिसेप्टर का काम होता है बच्चों लाइगेंड्स को बाइंड करना और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स करना। लाइगेंड का मतलब होता है एक केमिकल मैसेंजर। रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं? कई टाइप के रिसेप्टर हो सकते। कोई केमिकल एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ ही बाइंड होता है, वो किसी दूसरे रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होता है। अब देखो इस डायग्राम से आप समझो, ये हमारे पास रिसेप्टर है जो कि अक्रॉस द सेल लगा है, सेल के बाहर और अंदर है। रिसेप्टर का काम होता है इस लाइगेंड को एक्सेप्ट करना। लाइगेंड का मतलब होता है बच्चों एक पर्टिकुलर टाइप का कोई केमिकल। तो यहां पर आया हो, उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं अंदर सेल में और एक रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है।
सपोज मान लीजिए कि इस केमिकल का नाम मैं लिखता हूं नॉर एडिनालिन, तो नॉर एडिनालिन यहां पर रिसेप्टर से बाइंड होता है और अंदर क्या रिस्पॉन्स करेगा, इंक्रीज हार्ट रेट। तो हार्ट रेट इंक्रीज तभी होगा जब यहां पर नॉर एडिनालिन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है कि रिसेप्टर किस तरह से किसी केमिकल के मैसेज को आगे रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। अब बच्चों जब आप रिसेप्टर के केस में जाओगे तो तीन चीजें आपको पढ़नी है, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट एंड केमिकल मैसेंजर। तो यहां पर केमिकल मैसेंजर का मतलब ये हुआ कि वो केमिकल जो किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करके एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। अब बच्चों देखो, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, ये पढ़ लेना, लेकिन मैं इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यहां पर एक कोई चैनल है, दिस इज चैनल, और इस चैनल के बाहर कुछ आयन है और इन आयन को मैं नाम दे देता हूं, चलो कैल्शियम आयन है, ठीक है। अगर कैल्शियम आयन हार्ट में काम करेंगे तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। अब देखो बच्चों, कोई केमिकल इस चैनल के साथ बाइंड हुआ तो उसने चैनल खोल दिया, तो उसके बाद जितने भी कैल्शियम आयन थे सारे सेल के अंदर चले गए और सेल के अंदर जाके ये क्या काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। क्लियर? तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस में होता रहता है। अब बात करते हैं कोई ऐसी ड्रग, कोई ऐसा केमिकल आपने बाहर से दिया जो सेम काम कर रहा है इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के जैसे, यानी ये भी इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, ठीक है, और इस चैनल को ओपन कर देगा। तो इसने काम किया बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई केमिकल जो उस रिसेप्टर की नॉर्मल प्रोसेस के जैसा ही काम करता है, दिस इज कॉल्ड एगोनिस्ट। तो ये बच्चों क्या करता है, उस रिस्पॉन्स को बढ़ाने का काम करता है। मान लीजिए कभी रिस्पॉन्स कम होगा तो आपने वो पर्टिकुलर ड्रग दी, वो उसी रिस्पॉन्स को बढ़ाएगी, यानी ये उसी केमिकल के जैसे काम करती है जो पहले से काम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एगोनिस्ट। दूसरा हम बात करते हैं एंटागोनिस्ट। अच्छा, अगर यहां पर कोई एंटागोनिस्ट बाइंड हो जाता है तो वो बच्चों क्या करता है, इस चैनल को ब्लॉक कर देता है। अब ऊपर के कैल्शियम आयन सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन होने वाला था अब वो ब्लॉक हो चुका है। तो ऐसे केमिकल जो किसी पर्टिकुलर एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं उनको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। क्लियर हो गया? तो कई बार हम एंटागोनिस्ट देते हैं, कई बार एगोनिस्ट देते हैं। जब हमें किसी रिस्पॉन्स को ज्यादा करना होता है तो हम एगोनिस्ट देते हैं, जब हमें किसी रिस्पॉन्स को खत्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट देते हैं। क्लियर हो गया? अब बच्चों वन बाय वन हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी है और ये जो कैटेगरी है ये थेरापेटिक यूजेस पे बनी हुई है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं एंटासिड। एंटासिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि स्टमक में जाके एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। और बच्चों एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस, यानी दे आर एल्कली और बेस। तो ये क्या करते हैं, स्टमक के पीएच को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं जिससे कि एसिडिटी वाले सिम्टम्स एबॉलिश हो जाते हैं। क्लियर हो गया? एंटासिड मोस्टली क्या कौन से होंगे, बेसिक सब्सटेंस होंगे, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की बात करते हैं तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट क्या करते हैं कि स्टमक को एल्कलाइन करते हैं। और बच्चों जब स्टमक का पीएच एल्कलाइन होगा तो वो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, तो यहां पर सिम्टम्स और ज्यादा एग्रेवेट हो सकते हैं, अल्सर की प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड है, तो ये ज्यादा अच्छे एंटासिड है हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों एक तो ये इनसॉल्युबल होते हैं और ये केवल पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि हाइड्रोजन कार्बोनेट पीएच को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। बच्चों पीएच इंक्रीज नहीं होगा तो ज्यादा एसिड बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास एंटी हिस्टामाइन, यानी वो ड्रग जो हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक करती है। और बच्चों हिस्टामाइन हमारी बॉडी में कई जगह पाया जाता है। देखो, हिस्टामाइन के मोस्टली 3 रिसेप्टर होते हैं, एक होता है H1, एक होता है H2, एक होता है H3। यहां पर हम एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी वाले रिसेप्टर H2 होंगे, यानी ये जो रिसेप्टर होते हैं ये स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों हिस्टामाइन का स्टमक में रोल क्या होता है, हिस्टामाइन रिलीज होने से HCl और पेप्सिन का सिक्रेशन होता है। तो बोलने का मतलब है हिस्टामाइन क्या करता है, एसिडिटी कॉज करता है। तो अगर हमने स्टमक में H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर लिया तो हमारी एसिडिटी वाले सिम्टम भी ब्लॉक हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हिस्टामाइन क्या करता है बच्चों, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टिमुलेट करता है स्टमक में।
और अगर हम एंटी हिस्टामाइन देते हैं तो वो एंटी हिस्टामाइन क्या करेगा, उस हिस्टामाइन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन कम कर देगा, जिससे कि एसिडिटी होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अब बच्चों इसमें आपको मेन ड्रग पढ़नी है, रानिटिडीन और सिमेटिडीन, दो इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके एंटी एसिडिटी करती। लेकिन बच्चों इनका काम क्या होता है, एसिड के सिक्रेशन को ब्लॉक करना, और जो इससे पहले हमने एंटासिड पढ़े थे उनका काम क्या होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी हिस्टामिनिक्स, यानी दूसरे टाइप के हिस्टामिन। जैसे मैंने अभी आपको बोला देयर आर मेनी टाइप ऑफ हिस्टामाइन रिसेप्टर, तो इससे पहले वाले हमने वो हिस्टामाइन रिसेप्टर पढ़े थे जो स्टमक में होते हैं, लेकिन अब हम वो हिस्टामाइन रिसेप्टर पढ़ेंगे जो स्मूथ मसल्स में होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं और अदर मसल्स में होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स में होते हैं। स्मूथ मसल में वैसो डायलेशन करते हैं, इसलिए हिस्टामाइन पोटेंट वैसो डायलेटर होते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, हिस्टामाइन नेजल कंजेशन भी करते हैं, इसीलिए जो है हिस्टामाइन को ब्लॉक करके हम कॉमन कोल्ड और एलर्जिक रिस्पॉन्स को एबॉलिश कर सकते हैं। तो देखो इन जगह हिस्टामाइन रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो एक पर्टिकुलर टाइप के हमें रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा जो खांसी होती है, जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, जैसे खुजली होती है, स्किन में खुजली होती है, वो हिस्टामाइन के थ्रू होती है। तो ये सारी ड्रगें उसमें काम आते हैं। जैसे पहली ड्रग है ब्रोमफेनड्रामाइन और दूसरी ड्रग है टेरफेनाडाइन, तो ये दोनों ही एंटी हिस्टामाइन की तरह काम करती है। और एक कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे बच्चों, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक। क्लियर। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग मतलब जो मोस्टली ब्रेन के एरिया में काम करती है, और इनको हम बोलते हैं बच्चों ट्रैंक्विलाइजर, यानी ऐसी ड्रग्स जो मेंटल डिजीज को ट्रीट करने के काम आती है। अच्छा, मेंटल डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, जैसे बच्चों देखो, एक तो होती है एंजाइटी यानी चिंता, स्ट्रेस, दूसरा होता है हमारे पास डिप्रेशन, साइकोसिस, एपिलेप्सी, है ना। बहुत सारी मेंटल डिजीज हैं जिनको ट्रैंक्विलाइजर की हेल्प से दूर किया जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, नींद ना आना भी एक तरह की मेंटल डिजीज है, तो ट्रैंक्विलाइजर जो है स्लीपिंग पिल का एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट, यानी स्लीपिंग पिल को भी हम ट्रैंक्विलाइजर बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे देखो एंटी डिप्रेसेंट, तो वो ड्रग्स जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के काम आती है उनको हम बोलेंगे एंटी डिप्रेसेंट। तो यहाँ पर ड्रग है इप्रोनियाजिड एंड फेनाल्जिन। दूसरा हमारे पास है बच्चों एक माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर। माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर में क्लोडाइजिपॉक्साइड एंड मेप्रोबायमेट। तो जो माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर होता है वो छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने के काम आते हैं, जैसे टेंशन हो गया, एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया। मेजर ट्रैंक्विलाइजर जो बड़ी बीमारियों को दूर करने के काम आते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, साइकोसिस हो गया, एपिलेप्सी। यानी ट्रैंक्विलाइजर को हम दो भागों में बांटते हैं, मेजर एंड माइनर। मेजर ट्रैंक्विलाइजर जो बड़ी बीमारियों को दूर करने के काम आते हैं, डिप्रेशन, साइकोसिस, एपिलेप्सी। माइनर ट्रैंक्विलाइजर जो छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने के काम आते हैं, जैसे हो गया हमारे पास नींद ना आना हो गया, टेंशन हो गया, एंजाइटी हो गया, ये सब चीजें। तो देखो बच्चों, एंटी डिप्रेसेंट मेजर ट्रैंक्विलाइजर जैसे इप्रोनियाजिड एंड फेनाल्जिन, माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर जैसे टेंशन, एंजाइटी, क्लोडाइजिपॉक्साइड एंड मेप्रोबायमेट। यहां पर बच्चों एक ड्रग है इक्वेनेल, जो डिप्रेशन के साथ साथ हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करने के काम आती है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ खास तरह के माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर बोल रहा हूं मैं, और दीज माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर आर ऑब्टेन फ्रॉम ए केमिकल नोन एज बारबिटूरिक एसिड। ठीक है, और ये ट्रैंक्विलाइजर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कैसे ट्रैंक्विलाइजर है, माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है। अच्छा, बारबिटूरेट्स क्या होते हैं, हिप्नोटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। हिप्नोटिक का मतलब जो नींद लाती है, यानी स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। मोस्टली जो है नींद की जो दवाइयां होती है वो बारबिटूरेट से ही होती है। फॉर एग्जाम्पल वेरोनल, एमाइटल, नेम्बुटल, लुमिनल एंड सेकोनल। देखो नल लगा होगा तो आप समझ जाना चाहिए कि ये माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर है और बारबिटूरेट एसिड के डेरिवेटिव है। ठीक है। जैसे वैलियम एंड सेरोटोनिन, ये भी सब्सटेंस है जो कि एज ए ट्रैंक्विलाइजर यूज होते हैं। तो क्लियर हो गया ट्रैंक्विलाइजर का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक वो मेडिसिन होती है जो कि बॉडी के पेन को कम करती है। मोस्टली दो तरह की एनाल्जेसिक होती है, एक होती है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, दूसरी होती है नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नॉन नार्कोटिक का मतलब होता है बच्चों ये सीएनएस के बाहर काम करते हैं, हाथ पैर पेट स्केलेटल मसल इनमें काम करती हैं, और ये एडिक्शन कॉज नहीं करते, बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नार्कोटिक एनाल्जेसिक हमारे सेंट्रल के थ्रू काम करती है, ब्रेन के थ्रू काम करती है, और इनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इनमें एडिक्शन प्रॉपर्टी भी होती है। तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल, या हर घर में आपको दिखने को मिलेगी।
एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल। एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो हमारे एनाल्जेसिक होते हैं वो दो प्रॉपर्टी और शो करते हैं। एक होती है एंटीपायरेटिक्स, ध्यान रखना, और दूसरी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है वो मेडिसिन जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है, और एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब वो मेडिसिन जो बॉडी में स्वेलिंग को कम करती है। तो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, जो भी ड्रग आप पढ़ोगे, चाहे एस्प्रिन, पैरासिटामोल, तीनों एक्शन होंगे। हाँ, हो सकता है कोई एक्शन कम और कोई एक्शन ज्यादा हो। क्लियर? वापिस आओ एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल पे। देखो तो बच्चों, जो एस्प्रिन और पैरासिटामोल है ये एनाल्जेसिक कैटेगरी में आती है। इनका काम क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करना। और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में केमिकल होते हैं जो पेन, टेम्परेचर और इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर बच्चों हम इनको ब्लॉक कर देंगे तो पेन, टेम्परेचर और इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। ठीक है। जनरली हमारे पास जो पैरासिटामोल और एस्प्रिन होती है उनका काम क्या होता है? जो हाथ पैर बदन दर्द होता है यानी स्केलेटल पेन होता है उनमें काम आते हैं। ठीक है। आर्थराइटिस में भी काम आता है, जो जॉइंट्स पेन होता है। ठीक है। फीवर में तो काम आते हैं क्योंकि एंटीपायरेटिक्स है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको एस्प्रिन के बारे में पढ़नी है। एस्प्रिन का एक और एक्शन होता है अलग से, वो होता है बच्चों प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करना। दे प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को अगर इनहिबिट करेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग एक्शन को ये एंटी करेंगे, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन। तो इनका यूज हार्ट अटैक के प्रिवेंशन में भी किया जाता है। और कोई एनाल्जेसिक यूज नहीं होती, केवल और केवल एस्प्रिन होती है जिसका काम होता है एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी एक्शन। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं बच्चों नार्कोटिक एंड एडिक्टिव एनाल्जेसिक। ये मोस्टली सेंट्रल मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं, और जितने भी नार्कोटिक एनाल्जेसिक है सब मॉर्फिन के डेरिवेटिव होते हैं, मॉर्फिन या उससे मिलते जुलते स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, जैसे हम पढ़ें कोडीन, हीरोइन, और हीरोइन को हम क्या बोलेंगे? एसिटाइल मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हो तो उसको हम बोलेंगे। अच्छा, जो मॉर्फिन होती है वो हमें एक प्लांट से मिलती है जिसका नाम है पॉपी सीड, तो उसको हम बोलते हैं ओपियम पॉपी सीड। तो इसलिए इन सारी ड्रग को हम बोलेंगे ओपियोइड्स। ये काफी पॉइजनस होते हैं, इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कोमा हो गया, कन्वर्जन हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करती है। इनका यूज उस पेन में किया जाता है जो पेन असहनीय होता है, यानी इंटेंस पेन में। छोटे मोटे पेन में इनका यूज नहीं होता, जैसे ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कार्डिक पेन, कैंसर पेन और चाइल्ड बर्थ के समय जो पेन होता है, बहुत इंटेंस पेन, उसी में इनका यूज किया जाता है। जबकि जो एस्प्रिन, पैरासिटामोल होता है वो छोटे मोटे पेन में यूज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल, यानी वो मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो इनहिबिट करती है या तो उनको किल करती है। अच्छा, इनकी भी अलग अलग कैटेगरी है। अगर बैक्टीरिया को किल करेंगे तो एंटीबैक्टीरियल, फंगस को किल करेंगे तो एंटी फंगल, वायरल को किल करेंगे तो एंटी वायरल, पैरासाइट्स को किल करेंगे तो एंटी पैरासाइटिक, क्योंकि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स को भी हम एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी के ड्रग मानते हैं, है ना। तो एंटी माइक्रोबियल के अंदर बहुत सारी कैटेगरी है। चलो अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो या तो हम लैब में बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं, या बच्चों सीधे बैक्टीरिया के थ्रू हम इनको लेते हैं, और इनका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को ही किल करना होता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। दे आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और ऑबिटेन सिंथेटिकली और फ्रॉम द बैक्टीरिया। क्लियर? एक थोड़ा हिस्ट्री में बता देता हूं कहां कहां से एंटीबायोटिक की शुरुआत हुई और क्या क्या उनके क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले बच्चों पॉल एरलिच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की जिसका नाम है प्रोंटोसिल। ये एक तरह की डाई है। तो इन्होंने देखा कि प्रोंटोसिल का कुछ एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है, और बाद में डिस्कवरी हुई कि जो प्रोंटोसिल का एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है वो इस स्ट्रक्चर की वजह से होता है, और इस स्ट्रक्चर का नाम है बच्चों सल्फोनामाइड। तो इस तरह बाद में हमने सल्फोनामाइड की सिंथेसिस करनी शुरू कर दी, यानी प्रोंटोसिल में जो एक्शन है वो सल्फोनामाइड की वजह से हो रहा है, तो क्यों ना हम सल्फोनामाइड ही बना लो। ठीक है। तो बाद में हमने कई सारे सल्फोनामाइड बनाए, जैसे सल्फानिलामाइड, सल्फापिरिडीन। इसके अंदर बच्चों सल्फोनामाइड होता है, SO2NH, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर होता है। तो इसी वजह से इनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो एंटीबायोटिक हो गए। अब बाद में एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने एक बहुत कमाल के एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की जिसका नाम है बच्चों पेनिसिलिन। और वो पेनिसिलिन हमें कहां से मिलते हैं? पेनिसिलियम फंगस से मिलती है। तो पेनिसिलिन का अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है, और बहुत सारी ऐसी डिजीज है जहां पेनिसिलिन बहुत कारगर होती है। अब बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स।
एंटीबायोटिक्स दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। साइडल का मतलब होता है वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल कर देती है, जान से मार देती है। बैक्टीरियोस्टैटिक जो किल नहीं करती लेकिन उनकी ग्रोथ को इनिबिट करती है, मल्टीप्लाई नहीं होने देती। एग्जाम्पल देखो, बैक्टीरियोसाइडल हो गए बच्चों पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड एंड ओफ्लॉक्सासिन। ये कई बार पूछा जाता है। बैक्टीरियोसाइडल यानी बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी? एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। ये तीन बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, किल नहीं करती उन्हें। दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन है, देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड मतलब बड़ा, स्पेक्ट्र का मतलब होता है एरिया, यानी वो एंटीबायोटिक जो ज्यादा से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। और कौन ज्यादा हो गए? जैसे ग्राम पॉजिटिव भी हो गए, ग्राम नेगेटिव भी आ गए। इसमें बहुत सारी की कैटेगरी इनके थ्रू किल हो जाती है। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कम, यानी दे मोस्टली इफेक्टिव आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, या तो ग्राम पॉजिटिव है तो ग्राम नेगेटिव को करेंगे। कुछ ही कैटेगरी को ये इनिबिट कर सकते हैं। लिमिटेड स्पेक्ट्रम मतलब, लिमिटेड का मतलब होता है किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को ये किल करेंगी, ठीक है, केवल एक ही डिजीज में इफेक्टिव होंगी, बाकी नहीं हो। इनके भी एग्जांपल देख लो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ गया एम्पिसिलिन, एमोक्सासिलिन, ये दोनों पेनिसिलिन है बच्चों। क्लोरामफेनिकोल, वेनकोमाइसिन एंड ओफ्लॉक्सासिन एंड डिसाइडाजिन, ये एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है। और पेनिसिलिन जी, ये कई बार पूछा जाता है, दिस इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जी। क्लियर? पेनिसिलिन जी बच्चों एक नेचुरल एंटीबायोटिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया को किल करते हैं लिविंग सरफेस पर, और डिसइंफेक्टेंट्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं नॉन लिविंग सरफेस। बस ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे एक हमारा फिनॉल हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, और दूसरा हमारा डिटॉल हो गया। तो एंटीसेप्टिक डिटॉल हो गया और फिनॉल डिसइंफेक्टेंट्स हो गया। देखो, तो दोनों का काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना या उनकी ग्रोथ को इनिबिट करना। एंटीबायोटिक के केस में आ गए, ठीक है। एंटीसेप्टिक अप्लाइड टू द लिविंग, डिसइंफेक्टेंट्स अप्लाइड टू द इनेट ऑब्जेक्ट, जैसे फ्लोर हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। अब बात करते हैं एंटीसेप्टिक के एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, सोफ्रामाइसिन की क्रीम आती है, उसको हाथ पर कटे चले, फोड़ा फुंसी हो जाए वहां पर लगाते हैं। फ्यूरासिन, डिटॉल तो आपने यूज किया होगा। अच्छा, डिटॉल का कई बार कॉम्बिनेशन भी, डिटॉल इज अ क्लोरोजाइनिलॉन एंड टर्पिनियोल, ये दो केमिकल से मिलकर डिटॉल बनता है। बिथियोनॉल, बिथियोनॉल जो है सोप में ऐड किया जाता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इंपार्ट करने के लिए। टिंचर ऑफ आयोडीन, देखो बच्चों, टिंचर ऑफ आयोडीन भी एक तरह का एंटीसेप्टिक तरह काम करता है। टिंचर आयोडीन का मतलब क्या होता है? 2 से 3% सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल वाटर मिक्सचर ऑफ आयोडीन। आइडोफॉर्म CHI3, ये भी जो है एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। बोरिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वीक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, खासकर आई इन्फेक्शन में। वहीं डिसइंफेक्टेंट्स की बात करूं मैं तो देखो, फिनॉल का ज्यादा कंसंट्रेशन डिसइंफेक्टेंट्स लेकिन कम कंसंट्रेशन एंटीसेप्टिक। फिनॉल दोनों काम करता है, तो कम कंसंट्रेशन क्यों? क्योंकि लिविंग सरफेस पर इसको अप्लाई करना होता है। क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों क्या करते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स का काम करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग, यानी ऐसी ड्रग जो बर्थ कंट्रोल करती है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में बच्चों जो बर्थ का काम होता है, यानी बच्चे का जो जन्म होता है और पूरी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उसको कौन हार्मोन कंट्रोल करते हैं? सेक्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करता है, प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। तो अगर हम इन्हीं दोनों हार्मोन्स के डेरिवेटिव दें तो इन दोनों हार्मोन्स का काम एंटी फर्टिलिटी भी होता है, अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट में दी जाए तो। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है ओव्यूलेशन को सप्रेस करना, तो एंटी फर्टिलिटी एक्शन हो गया, ठीक है। एक होता है बच्चों नॉरएथिंड्रोन, ये एक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव होता है, एंटी फर्टिलिटी एक्शन शो करता है। और दूसरा बच्चों यहां पर देखो एक ईस्ट्रोजन डेरिवेटिव है जिसका नाम है इथिनाइल एस्ट्रेडायोल, इसका भी काम एंटी फर्टिलिटी काम। तो नॉरएथिंड्रोन याद रखना है और इथिनाइल एस्ट्रेडायोल याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल्स इन फूड। बहुत सारे हमारे ऐसे फूड हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे जैम, जेलीज, पिकल्स, ये हो गए। तो बहुत सारे केमिकल मिल जाते हैं फूड में, क्या करने के लिए? उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनके कलर को और उनके टेस्ट को ज्यादा करने के लिए, या उनमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाने के लिए। ये तीन ही काम होते हैं मोस्टली बच्चों। इसमें हम बात करेंगे प्रिजर्वेटिव और स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट होता है बच्चों सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? जब हम सुक्रोज खाते हैं तो मेटाबोलाइज होकर वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। लेकिन बच्चों सुक्रोज के दो साइड इफेक्ट है। एक तो एक कैलोरी इनटेक करता है,
यानी लोग मोटे होने लगते हैं अगर ज्यादा शुगर खाएंगे तो। दूसरा, डायबिटिक पर्सन सुक्रोज को नहीं ले सकता क्योंकि वह ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज बनाएगा तो ब्लड शुगर लेवल बनेगा। तो इसका सीधा साधा सोल्यूशन है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हम यूज करते हैं, तो ये दो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। एक तो कैलोरी इंटेक नहीं होता है और दूसरा डायबिटिक पर्सन इनको ले सकता है। कौन कौन से देखो, सैक्रिन आता है एक, सैक्रिन का केमिकल नेम है ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड और ये बच्चों 550 गुना ज्यादा स्वीट होता है सुक्रोज से। इसका स्ट्रक्चर आप देख लो इस तरह का, COSO2 और NH। अच्छा, ये केमिकली इनर्ट होता है, हार्मलेस होता है ना, और डायबिटिक पर्सन इसे आराम से ले सकते हैं, कोई कैलोरी इनटेक नहीं करवाता है। ये मैंने बता ही दिया आपको। हमारे पास 3 और आर्टिफिशियल स्वीटनर है। देखो, एक तो होता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम इज 100 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर। एस्पार्टेम के बारे में आपको दो चीजें पढ़नी है। एक तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। देखो स्ट्रक्चर कैसा है बच्चे को, इसमें 2 अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन का मिथाइल ईस्टर। तो 2 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों कि ये कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे या कुकिंग टेम्परेचर पे ये मेटाबोलाइज हो जाता है, यानी डिग्रेड हो जाता है। तो इसको हमेशा ठंडी चीजों में, जो खाने की ठंडी चीजें होती है वहां यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास है एलिटेम। एलिटेम सबसे पोटेंट शुगर होती है, 2000 गुना ज्यादा स्वीट होता है सुक्रोज से और ये ज्यादा स्टेबल होता है, यानी इसको हम कुकिंग टेम्परेचर पर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सुक्रोलोज। तीसरा, सुक्रोलोज क्या है बच्चों, सुक्रोज से मिलकर बना होता है। इट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। एक क्लोरीन एरा, दूसरा क्लोरीन एरा, तीसरा क्लोरीन है सुक्रोज, है ना, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, ये 600 गुना ज्यादा स्वीट होता है सुक्रोज से और कुकिंग टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है। बस आपको एस्पार्टेम का ध्यान रखना है जो कुकिंग टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाकी सैक्रिन, एलिटेम और सुक्रोलोज ये काफी स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों फूड प्रिजर्वेटिव। जैसे जैम जेलीज है, तो ये काफी समय तक अगर हम इनको स्टोर करें तो इन पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, जिसको बचाने के लिए हम इनमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। अच्छा, जनरली हमारे पास फूड प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं, जैसे टेबल शुगर हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया और सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट तो हमारे पास आर्टिफिशियल है, लेकिन सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये ऑलरेडी फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर। सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड प्रिजर्वेटिव की तरह काम, बस आपको याद ही रखने हैं ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट 2 तरह के होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं या सोप होते हैं। सबसे पहले सोप की बात करते हैं। सोप क्या होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। और लॉन्ग चेन फैटी एसिड कौन से होते हैं, स्टेरिक एसिड होता है या ओलिक एसिड होता है या पामिटिक एसिड होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, सोप बनते कैसे हैं, और सोप बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सपोनिफिकेशन। तो सोप कैसे बनते हैं, देखो ये हमने ले लिया एज फैट, इनको हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट मिल जाता है जिसको हम बोलेंगे सोप, और ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। ठीक, तो बस सोप बनाने की प्रोसेस ही है। अच्छा, 2 तरह के सोप होते हैं, पोटेशियम सोप और सोडियम सोप। सोडियम सोप मोस्टली बच्चों हार्ड होता है तो कपड़े धोने के काम आता है, पोटेशियम सोप सॉफ्ट होता है तो नहाने के काम आता है। अब बात करेंगे अलग अलग टाइप के सोप की। ठीक है, जैसे टॉयलेट सोप हो गया, ट्रांसपेरेंट सोप हो गया, अलग अलग टाइप के सोप। देखो पहला है ट्रांसपेरेंट सोप। तो ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनाया जाता है, इट इज मेड बाय डिसॉल्विंग सोप इन इथेनॉल, और जो एक्सेस सॉल्वेंट होता है उसको इवेपोरेटिंग से हटा लेंगे तो ट्रांसपेरेंट सोप बन गया। जैसे हमारे पास छोटे बच्चों को नहलाने के सोप होते हैं। उसके बाद है सेविंग सोप। ठीक है, सेविंग सोप का काम होता है झाग देना, और जल्दी से ये ड्राई नहीं होना चाहिए। इसमें क्या मिलाया जाता है, ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। झाग देने के लिए बच्चों इसमें सोडियम रोजिनेट एडेड टू गिव लेदर। लॉन्ड्री सोप होते हैं कुछ, जिनमें कुछ फिलर मिलाया जाता है, जैसे सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स एंड सोडियम कार्ब। सोप जनरली हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करते हैं, पहले पढ़ा होगा। देखो बच्चों, हार्ड वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम के इसमें आयन होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। जो सोप होता है वो कैल्शियम के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके एक इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट बनाता है, या कैल्शियम स्टेरेट या कैल्शियम पामिडेट। ठीक है, ये बच्चों इनसॉल्युबल होने की वजह से दोबारा से झाग नहीं देता है। तो सोप जनरली हार्ड वाटर में काम नहीं करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, टू फॉर्म ए इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट। क्लियर। अब क्या करें, तो यहां पर सोल्यूशन है डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट। डिटर्जेंट वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल होते हैं जो सॉफ्ट वाटर में और हार्ड वाटर में दोनों में झाग देते हैं और बेटर क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट में 3 कैटेगरी है, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयनिक।
इसमें बच्चों जो क्लींजिंग एक्शन है वो एनायन के थ्रू होगा, इसमें क्लींजिंग एक्शन है वो कैटायन के थ्रू होगा। इसमें क्लींजिंग एक्शन के लिए कोई भी आयन रिस्पॉन्सिबल है, केवल हाइड्रोकार्बन चेन के थ्रू ये काम होने वाला है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एन आयोनिक डिटर्जेंट कैसे बनते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले लॉरिल अल्कोहल, उसका हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब बच्चों देखो लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट की NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम लॉरिल सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं SLS। यही हमारा एक डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट में जो ये वाला पार्ट है ना, एनाइन वाला पार्ट है, यही क्लींजिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह अगर हम जो है डोडिसाइल बेंजीन को ले, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, SO3H ग्रुप आ गया, NaOH के साथ रिएक्शन करो तो SO3Na ग्रुप आ गया। ये जो SO3 माइनस है ना, और ये हाइड्रोकार्बन चेन है, इसी वजह से जो है हमारा डिटर्जेंट काम करता है। तो अब देखो बच्चों, जो हमारे पास एनायनिक डिटर्जेंट है उसका क्लीनिंग एक्शन किसकी वजह से होता है, एनायनिक पार्ट की वजह से होता है। और जैसे मैंने आपको बोल ही दिया था, ये क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। क्लियर हो गया, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी, जो एनायनिक डिटर्जेंट है ये टूथपेस्ट में भी काम करते हैं। जो हमारा टूथपेस्ट है उसमें भी एनायनिक डिटर्जेंट काम करते हैं, तो ये कई बार पूछा भी गया। नेक्स्ट हमारे पास है कैटायनिक डिटर्जेंट। इसमें जो क्लींजिंग एक्शन होगा वो कैटायन के थ्रू होगा। कैटायन कब बनता है बच्चों, जब क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड वहां पे इन्वॉल्व होता है। देखो कैटायनिक डिटर्जेंट आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और किसके होते हैं बच्चों, अमीन्स के विद एसीटेट क्लोराइड एंड ब्रोमाइड एज ए एनाइड। मतलब प्लस तो अंदर रहेगा, बाहर क्या रहेगा, या तो CH3COO माइनस, Cl माइनस या Br माइनस। ठीक, कैटायनिक पार्ट क्या होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है और उसके साथ नाइट्रोजन लगा होता है जो पॉजिटिव चार्ज इंपार्ट करता है। नाम देखो, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड एक पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट है, जो कि बच्चों हेयर कंडीशनर में यूज होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और कैटायनिक डिटर्जेंट जो है जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, यानी ये जर्म्स को भी किल करते हैं। ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है जिसमें प्लस चार्ज बाहर लगा है, न्यूट्रलाइज करने के लिए Br माइनस है। इस पर देखो 3 CH3 लगे हैं और यहाँ पर एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन लगी है, इसका नाम है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। एंड लास्ट हमारे पास है बच्चों नॉन आयनिक डिटर्जेंट। इसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होती है। देखो नॉन आयनिक डिटर्जेंट डू नॉट कंटेन एनी आयन इन द कंस्टिट्यूएंट। यस, कैसे मिलकर बनता है, स्टेरिक एसिड से मिलकर बनता है और PEG यानी पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल से मिलकर बना होता है। और ये मोस्टली जो है डिश वॉश, जो हमारे बर्तन साफ करते हैं उसमें काम आता है। दिस इज स्टेरिक एसिड, दिस इज पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये हमारा क्या बन गया, एक डिटर्जेंट बन गया, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो इसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन आपको दिख जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है, अगर हाइड्रोकार्बन चेन हाईली ब्रांच होती है तो बच्चों पॉल्यूशन कॉज करती है, क्योंकि डिटर्जेंट का मेन काम पॉल्यूशन कॉज करना होता है। तो अगर हमें पॉल्यूशन कम से कम करना होता तो हमें अनब्रांचिंग रखनी पड़ती है, यानी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन बनाएंगे तो वो कम से कम पॉल्यूशन करेंगे।